अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ और होपफुली आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे इन लेक्चर से। अगर आप लोग सीख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि भाई क्या आपको सीखने को मिल रहा है, अच्छी तरीके से सीखने को मिल रहा है, या अगर कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो उस चीज़ का भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि भाई आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल बनता है, भाई कॉइन क्या है, टोकन क्या है, इनमें फर्क है, अलग है, क्या है तो क्या है। तो सबसे पहले कॉइन क्या है और टोकन क्या है। तो कॉइन जो है वो होता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन मौजूद हो, ठीक है, जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे काम करता हो, ठीक है, जो किसी और दूसरी ब्लॉकचेन पे रिलाय ना करता हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जहां पे हमारे पास कॉइन है, इसमें बिटकॉइन हमारे पास नंबर 1 पे है। क्यों? बिटकॉइन सबसे पहली ब्लॉकचेन है जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी, और ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब टोकन क्या है? टोकन ये होता है बेसिकली आपने कोई कॉइन लॉन्च करना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि यार मैं पूरी एक नई ब्लॉकचेन बनाऊं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर अपना टोकन रिलीज करते हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भाई ERC20। ERC20 किसको कहते हैं हम? इथीरियम की ब्लॉकचेन को, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा ना ERC20, तो वो एक्चुअली बेसिकली ब्लॉकचेन का नाम है जो जिसपे इथीरियम चलता है, ठीक है। अब इथीरियम के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने कई हजार अब जो है टोकन्स बना लिए हैं। इसी तरीके से बाइनेंस स्मार्ट चेन है जिसपे भी बहुत सारे टोकन्स बने हुए हैं। इसी तरीके से सोलाना की ब्लॉकचेन है और मैटिक की भी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे टोकन होते हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं है टोकन होने में, बस ये फर्क है कि जो कॉइन और टोकन को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं कि भाई किस तरह के इस मार्केट के अंदर किस टाइप के हमारे पास जो है ना वो कॉइन्स हैं या टोकन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक आप देखोगे टाइप है वो है आपकी पेमेंट मेथड, ठीक है। सतोशी नाकामोटो जो भी बंदा था या जो भी ग्रुप था, जो भी लोग थे, या एक बंदा था या बंदी थी, वट वो उन्होंने जो बेसिकली क्रिप्टो का वजूद है, इसका वजूद ही यही है कि बेसिक फाउंडेशन ही यही है हमारे पास, कि दोस्तों वो बंदा चाहता था कि भाई हम बैंक्स पे रिलाय ना करें और एक प्योर पेयर टू पेयर, बंदा टू बंदा एक मेथड बन जाए जिससे हम पेमेंट कर सकें, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे बनाना था। पेमेंट मेथड है पहली किस्म की हमारी टोकन, ठीक है। अब पेमेंट मेथड में हमारे पास ऑब्वियसली USDT भी आ सकते हैं जो कि एक तरह के स्टेबल कॉइन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन्स है। लेकिन जो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी डिफाइन करना चाहोगे तो वो होगी आपकी पेमेंट मेथड के आपके पास कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं, ठीक है। अब दूसरे तरह के आपके पास आ जाते हैं यूटिलिटी कॉइन्स, ठीक है। यूटिलिटी में क्या आता है? यूटिलिटी में कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जो कि आपकी डेली यूज की हो, जिसमें आपके पास जो है कोई ना कोई एक तरीके से रिवॉर्ड आपको मिल रहा हो, ठीक है, या आपका कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पे आपका कुछ ना कुछ काम हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि आपकी यूटिलिटी है, अब जैसे हमारी यूटिलिटी होती है कि हम ब्राउज करते हैं, ठीक है। ब्राउजिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक ब्राउजर चाहिए होता है। तो ब्रेव ब्राउजर वाले, जिनका मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, उनका क्या है? उनका है बैट टोकन, ठीक है, जो कि आपको एड्स देखने में मिल जाता है। इसी तरीके से सिया का है, सिया को भी अगर आप चेक करोगे तो सिया कॉइन भी इसी तरीके का एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके काफी इंपॉर्टेंट जो है ना वो समझो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आपकी क्रिप्टो की दुनिया की, हमारे क्रिप्टो वर्ल्ड की, ये मैं मेरे ख्याल से थोड़ा रॉन्ग हो गया, मुझे इसको ऊपर होना चाहिए था, बट खैर इट डजंट मैटर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट मेथड के बाद होना चाहिए और उसके बाद आपके पास यूटिलिटी टोकन होने चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में होता क्या है कि आपके पास
ऐसी ब्लॉकचेन्स मौजूद हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आ सकें, कोलैबोरेट कर सकें, डिप्लॉय कर सकें, डेवलप कर सकें अपनी ब्लॉकचेन्स, अपनी प्रोजेक्ट्स, अपने टीम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स को हेल्प आउट होती है क्रिप्टो की फील्ड के अंदर, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास इथेरियम है, अब आपके पास पोल्का डॉट है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो बीएनबी को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन की वजह से बाइनेंस लॉन्च पैड है। इस तरीके से उनके भी मजीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक समझो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जिनसे दूसरे कॉइन्स को, दूसरे प्रोजेक्ट्स को, दूसरी टीम्स को एक परवान मिलती है। ठीक है, हेल्प मिलती है। अब यहाँ पे आपके पास आता है नेक्स्ट टाइप है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी बेसिकली आपके पास एक एसेट होती है जो कि आपकी कोई कंपनी यूज कर सके, जिससे वो फंड जमा कर सके। क्यों? क्योंकि ये होते हैं रेगुलेटेड। रेगुलेटेड अब डिपेंडिंग ऑन आप दुनिया में कहाँ पे है। अमेरिका में एसईसी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उनके अंडर अगर ये रेगुलेटेड है या कोई ना कोई, ये बेसिकली आपको एसेट क्लास की जो है ना, जो कि रेगुलेटेड एसेट क्लास है, तो ये टोकन उनके लिए यूज होते हैं। बेसिकली सिक्योरिटीज के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, तो उनकी एग्जांपल है पॉलीमैथ। अच्छा जी, अब आपके पास आते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी टोकन कॉइन, ये काफी आपको नजर आएंगे। अभी तो वैसे कम हो गए, लेकिन ये एक जमाना था 2017, 2018, 2019 में इनका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ करता था, स्पेशली डैश कॉइन में। होता ये था कि बेसिकली ये वाले जो आपके पास कुछ जो कॉइन्स हैं, ठीक है, कॉइन्स प्रोजेक्ट्स, जो भी आपने इनको कहना है कह सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारे, एक नहीं है, मोनेरो इसमें है, वर्ज भी है, पिवेक्स भी है, और भी इसमें बहुत सारे हैं। बेसिकली इनका मकसद क्या होता है, ये इस तरीके से ट्रांजैक्शंस करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर कि आपको ट्रेस करना उस ट्रांजैक्शन को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से ये समझे हाई रिस्क पे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलेशंस आती हैं अगर किसी कंट्री में, किसी जगह पे, तो वहां पे क्या होगा, मुझे लगता है कि प्राइवेसी कॉइन्स नंबर वन पे होंगे, जिसको गवर्नमेंट्स और रेगुलेशंस मना करेंगी यूज होने से। और मुझे लगता है कि अगर बैन लगेगा तो प्राइवेसी कॉइन्स पे सबसे पहले बैन लगेगा। क्यों? क्योंकि इन कॉइन्स के थ्रू अक्सर जो है रिपोर्टेडली इलीगल एक्टिविटीज और डार्क वेब और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज में इनका इनकी यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये बात है प्राइवेसी कॉइन्स के लिए। तो इनसे अगर आप शॉर्ट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ठीक है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा कि प्राइवेसी कॉइन्स को आप यूटिलाइज करो एज सच। अच्छा जी, अब आपके पास आते हैं आपके स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स में आपके पास जो है ऑब्वियसली इनमें आपके पास बड़े मजे मजे के कॉइन्स हैं जिनकी जिनमें आपके पास एल्गोरिथमिक भी स्टेबल कॉइन्स हैं, जिनसे मैं आपको पर्सनली 110% रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कभी भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन में जाओ। क्यों? इसमें हमारे पास, आपको पता है कि लूना के साथ क्या हशर हुआ था। लूना का जो प्रोजेक्ट था, उनका यूएसटी जो है वो स्टेबल कॉइन था, लेकिन वो डीपैग हुआ है। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं भाई? स्टेबल कॉइन ये होते हैं कि, क्योंकि आपको पता है बीटीसी भी ऊपर नीचे भागता रहता है, बाकी आपके आल्ट कॉइन्स भी भागते रहते हैं ऊपर नीचे। तो होता ये कि भाई आप चाहते हो कि भाई मैं कोई अगर क्रिप्टो में पैसा लगाऊं तो कोई एक ऐसी स्टेबल ऐसी चीज में लगाऊं जिसकी वैल्यू थोड़ी देर बरकरार रहे। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि भाई लोगों ने बोला अच्छा चलो सही है, डॉलर के बदले उनका एक यूएसडीटी एक निकाल देते हैं जिसका टेथर है नाम, और उन्होंने बोला भाई इसकी वैल्यू जो है ना वो $1 के बराबर रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारे आपके स्टेबल कॉइन्स मौजूद हैं, यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, डाई है, इसके अलावा आपके पास जो है वो BUSD है जो कि बाइनेंस का है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस ने अपने भी जो है वो स्टेबल कॉइन्स निकाले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स, जिनको हम NFT कहते हैं, और जिनका अभी रिसेंटली जो है वो
अच्छा खासा एक हाइप बनी थी, अच्छी खासी एक मार्केट के अंदर जो है इसकी चर्चा हुई थी। आई थिंक हर कोई इनके बारे में जानता होगा। तो ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी इनको शॉर्ट में कहते हैं। बेसिकली ये आप यूटिलाइजेशन में लेके आते हो जब आपको कोई आर्ट या कोई एक रिकॉर्ड आपने ब्लॉकचेन पे लेके आना होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये नॉन फंजिबल है। नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है कि इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, और इसका जो रिकॉर्ड होगा वो हमेशा के लिए ब्लॉकचेन पे रह जाएगा। एक मर्तबा अगर किसी ने सिग्नेचर कर दिया है ब्लॉकचेन पे, तो वो सिग्नेचर हमेशा ब्लॉकचेन पे रहेगा, ठीक है? इसीलिए इसको कहते हैं नॉन फंजिबल, ठीक है? तो ये कुछ टाइप्स हैं, और होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें डिटेल क्लियर हो गई होंगी। अब एक और मैं एक टिप देना चाहूँगा आपको इस लेक्चर में, वो ये है कि दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट आपको यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों, आपने कभी भी अपना सारा पोर्टफोलियो एक टाइप के टोकन कॉइन में नहीं लगाना, ठीक है? अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो यकीनन आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई का ये मतलब नहीं है कि सारे आपने पैसे अपने यूटिलिटी टोकन्स में लगा दिए हैं। क्यों? अक्सर होता है कि आप लोग जो है वो यूटिलिटी टोकन्स में अपने पैसे लगा देते हैं, और एंड में जाके जब आप देखते हैं कि यार मार्केट क्रैश हो रही है, तो अगर तो यूटिलिटी टोकन्स के या यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स की अगर ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा होता है, तो वो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा अचानक से डाउन जाएगा, ठीक है? तो हमेशा पोर्टफोलियो को अपना डाइवर्सिफाई करना है। ये नहीं कि आपने सारे अपने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, पोल्काडॉट जिसमें से एक है, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास स्टेबल कॉइन्स है। अगर आप स्टेबल कॉइन रखते हो तो पर्सनली ये होगा कि भाई आप एक नहीं तो 2 कैटेगरी कम से कम रखो ज़रूर अपने पास, कि खुदा ना खास्ता आपके पास एक डीपैक होता है तो दूसरा आपके पास बैकअप मौजूद रहे, ठीक है? तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन अपने पास रखना पोर्टफोलियो में आप अपने, और इससे आपको ये हेल्प आउट होगी आपकी मैनेजमेंट में, और होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आइंदा फ्यूचर में सिखाऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।